आज हम आपके साथ बंगाल में नवाब मुर्शिद कुली खान और नवाब अलीवर्दी खान के शासन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपका हेडिंग दिया गया है 18वीं सदी में बंगाल, बंगाल इन द 18th सेंचुरी, भारत का सबसे समृद्ध प्रांत, द मोस्ट प्रोस्पेरस प्रोविंस इन इंडिया। तो आज हम देखते हैं 18वीं सदी में जो बंगाल है और इस बंगाल में नवाब मुर्शिद कुली खान और नवाब अलीवर्दी खान के शासन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम इस बिंदु पर विचार करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा 1707 में क्या होता है, मुगल सम्राट औरंगजेब का मृत्यु होता है। और जैसे ही मुगल सम्राट औरंगजेब का मृत्यु होता है तो उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है। और मुगल साम्राज्य की इस कमजोरी का फायदा उठाकर आप देखेंगे कि इंडिया में कई रीजनल पावर इमर्ज करते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे बंगाल में मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जैसे रीजनल पावर इमर्ज कर रहा है, अवध में रीजनल पावर इमर्ज कर रहा है, आप देखेंगे दक्षिण भारत में निजाम इमर्ज कर रहा है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ रीजनल पावर इमर्ज कर रहे हैं। उसी रीजनल पावर में से एक बंगाल है जिसको आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18वीं सदी का जो बंगाल है वो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 1651 में अपना पहला फैक्ट्री हुगली में स्थापित करता है। और इस तरह देखेंगे कि जो स्वतंत्र बंगाल है, इंडिपेंडेंट बंगाल है, इस इंडिपेंडेंट बंगाल का नींव जो है मुर्शिद कुली खान के द्वारा रखा जाता है। अब होता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 1700 ईस्वी का समय है, इस समय मुगल सम्राट है औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा क्या होता है, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है। दीवान का मतलब हो गया रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला। तो सम्राट औरंगजेब के द्वारा 1700 में मुर्शिद कुली खान को दीवान अपॉइंट कर दिया गया बंगाल का। जिस समय मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया जाता है, इसी समय अजीम उस शान जो है यह बंगाल का सूबेदार है, गवर्नर है। लेकिन अजीम उस शान जो है यह राज परिवार से संबंधित है, मुगल परिवार से संबंधित है, इसलिए अजीम उस शान बंगाल में ज्यादातर समय नहीं रहकर दिल्ली में रह रहा है। और जाहिर सी बात है, जब गवर्नर ज्यादातर समय दिल्ली में रह रहा है तो जो रियल पावर है बंगाल का, उस रियल पावर को कौन एक्सरसाइज कर रहा है, तो मुर्शिद कुली खान कर रहा है। ठीक है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल का, इंडिपेंडेंट बंगाल का नींव रखा जा रहा है। ठीक है, आगे आप देखेंगे आगे की जो घटना है वह कुछ इस प्रकार है। 1717 का समय है। ठीक है, 1717 का समय है और इस समय जो है मुगल सम्राट है, उसका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया जाता है मुर्शिद कुली खान को। अब यह मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर बन गया है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रीजनल पावर इमर्ज कर रहा है। तो जब 1717 में बंगाल का सूबेदार गवर्नर अपॉइंट किया गया मुर्शिद कुली खान को, तो आगे जब मुर्शिद कुली खान देखा कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य का नींव रख रहा है मुर्शिद कुली खान। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल, इंडिपेंडेंट बंगाल का नींव रखा गया है। आगे देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही बंगाल की राजधानी ढाका से ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद लाया जाता है। ठीक है, कहां से, ढाका से मुर्शिदाबाद आ रहा है। और इस तरह से जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी देश में, किसी भी राज्यों में जब रेजिम चेंज होता है,
या रेजिम में कोई बड़ी परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे उस राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो रेवेन्यू सिस्टम है, इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो बंगाल में भी ठीक वही हो रहा है। जब स्वतंत्र बंगाल का नींव रखा गया और जब नवाब का पद स्वयं मुर्शिद कुली खां ग्रहण कर लेता है तो इस तरह से देखेंगे मुर्शिद कुली खां के द्वारा राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें व्यापक चेंज किया जाता है, उसमें रिफॉर्म किया जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे इस रिफॉर्म के अंतर्गत जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया जाता है। मतलब जागीर के रूप में जो भूमि दिया गया था ऑफिशियल को, वहां से क्या होता है उन लोगों से भूमि लेकर उसको खालिसा भूमि डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में लाया जाता है, ताकि स्टेट जो है आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हो सके। और इस तरह से उन्होंने भू राजस्व की एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया इजारेदारी सिस्टम, इजारेदारी व्यवस्था। ये भू राजस्व वसूलने का एक नया सिस्टम है जो कि ठेके पर आधारित होता था। किस पर होता था? ठेके पर आधारित। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि भू राजस्व वसूली का एक नई व्यवस्था जो कि ठेके पर आधारित होता था, जो कि ठेके पर दिया जाता था बोली लगाकर, इस सिस्टम की शुरुआत बंगाल में मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया जा रहा है। और इस तरह से मुर्शिद कुली खान बंगाल को, स्टेट को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान के द्वारा कृषि के विकास के लिए, किसानों को लैंड रेवेन्यू देने में सक्षम बनाने के लिए एक तकावी ऋण शुरू किया गया। तकावी ऋण देना शुरू किया जाता है और इस तरह से मुर्शिद कुली खान गरीब किसानों को तकावी ऋण दे रहे हैं ताकि गरीब किसान कृषि कार्य कर सके, राज्य में कृषि का विकास हो सके, स्टेट को अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो सके। तो ये सब प्रयास मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मुर्शिद कुली खान के समय क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब रेजिम चेंज हुआ, जब नए नवाब आए बंगाल का, स्वतंत्र बंगाल का नींव रखा गया, तो जो बड़े स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम में जो चेंज लाया गया, इस कारण से पुराने सिस्टम में जो सो कॉल्ड एलीट क्लास, जमींदार क्लास रह रहे थे, उनमें कुछ असंतोष उत्पन्न हुआ। और इस कारण से देखेंगे मुर्शिद कुली खान के समय कुछ रीजनल विद्रोह होगा, कुछ क्षेत्रीय विद्रोह होगा। जैसा कि आप देखेंगे मुर्शिद कुली खान के समय ही जमींदार सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, सुजात खां, नजात खां, इन लोगों ने मुर्शिद कुली खान के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खान हो गए या इनके बाद जो भी नवाब आए हैं, उनके समय में हिंदुओं और मुसलमान को रोजगार के समान अवसर दिया गया है। रोजगार के लिए दोनों के लिए समान अवसर प्रोवाइड किया गया है। और जब 1727 में क्या होता है, मुर्शिद कुली खान का मृत्यु होता है, तो इसके बाद देखेंगे इनका सन इन लॉ, दामाद जो है शुजाउद्दीन, जो है बंगाल का नवाब बनता है। और ये 1739 तक बंगाल का नवाब रहते हैं। और 1739 में शुजाउद्दीन का बेटा जो है सरफराज खान नवाब बनता है। और इस तरह से आप देखेंगे जो एक घटना घट रहा है 1740 में, इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका बिहार से भी संबंध है। ये घटना क्या है 1740 का? घटना कुछ इस प्रकार है, आप देखेंगे यहाँ पर कि 1740 का समय है जब बिहार का नायब सूबेदार, डेप्टी गवर्नर, इस समय अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां क्या करता है, सरफराज खां जो कि बंगाल का नवाब है, इसको गिरिया के युद्ध में, बैटल ऑफ गिरिया में पराजित करता है। और सरफराज खां को बैटल ऑफ गिरिया में पराजित करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। और उस समय मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह, और इस मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपया नजराना देकर और नवाब पद की स्वीकृति भी ले लेता अलीवर्दी खां। तो इस तरह से आप देखेंगे 1740 में क्या होता है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन रहा है।
जैसा कि आपको पता होगा, ये जो 18वीं सेंचुरी का समय है, ये जो 18वीं सदी का समय है, इस समय जो मराठा शासक है, जो मराठा रूलर है, यह अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण करते रहता है, हमला करते रहता है। और इसी क्रम में देखेंगे कि मराठा के हमले के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर अलीवर्दी खां जो है रघुजी भोसले से एक संधि करते हैं। और इस संधि में क्या है कि अलीवर्दी खां के द्वारा 1751 में उड़ीसा का एक बड़ा क्षेत्र मराठा शासक को दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, मराठा शासक चौथ नाम का एक टैक्स लगाते थे। कौन सा टैक्स होता था? चौथ नाम का एक टैक्स होता था। तो ये जो टैक्स लगाया जाता था मराठा शासक को, तो अलीवर्दी खान ने चौथ टैक्स देना भी स्वीकार करता है इस संधि के तहत। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलीवर्दी खान के द्वारा, जो कि बंगाल का नवाब है अभी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में अपने फैक्ट्री के किलेबंदी करने से रोक दिया जाता है, फोर्टिफिकेशन करने से रोक दिया जाता है। अलीवर्दी खान ने कहा था यूरोपियन के बारे में, उसे मधुमक्खी की उपमा दिया था। और अलीवर्दी का कहा था कि यदि आप यूरोपियन को न छेड़ेंगे तो आपको शहद देंगे, यदि उन्हें आप छेड़ते हैं तो आपको काट काट कर मार डालेंगे। मतलब इनका मानना था कि यूरोपियन यहाँ पर वाणिज्य व्यापार कर रहे हैं, तो इससे हमें फायदा हो रहा है, लेकिन आप उन्हें अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो आपको क्या करेंगे? काट काट कर मार डालेंगे। मतलब आप ही के संपत्ति पर, आप ही के राज पर कब्जा करेंगे, जैसा कि आगे घटना में दिखेगा भी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक स्वतंत्र बंगाल का नींव रखा गया है। और मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां के शासनकाल में अलग अलग घटनाएं घटी है। इतना ही नहीं, जैसा कि आपको पता है, मुगल सम्राट फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में ब्रिटिश कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो ब्रिटिश कंपनी इस दस्तक का दुरुपयोग करते रहता था, निजी व्यापार पर भी उपयोग करता था। तो मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां तो क्योंकि यह हार्डलाइनर शासक है, तो दस्तक के दुरुपयोग को तो बंद करा दिया था। इतना ही नहीं, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को कर चुकाने के लिए मजबूर कर दिया कि आप यदि बंगाल में व्यापार करेंगे तो टैक्स देना होगा। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किलेबंदी करने से भी रोक दिया था। और जो बंगाल में, खासकर कोलकाता में जो फ्री होकर रूल कर रहा था ब्रिटिश कंपनी, उस पर भी मना लगा दिया था। तो ये सब एक्टिविटीज रहा है अलीवर्दी खां के समय और मुर्शिद कुली खां के समय। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 1756 का समय है जब अलीवर्दी खां का मृत्यु हो जाता है। 1756 में क्या हो रहा है? अलीवर्दी खां का मृत्यु हो रहा है। और अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद उसके बेटी का जो बेटा है, उसका नाम है सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन रहा है 1756 में। इसको ध्यान रखेंगे, सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला एक यंग नवाब है और सिराजुद्दौला भी बहुत ज्यादा हार्डलाइनर शासक है। तो सिराजुद्दौला का जो ताकत है, जो पावर है, इसके पावर से कंपनी ज्यादा भयभीत था। और चूंकि मुर्शिद कुली खां के द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा कंपनी को अत्यधिक कंट्रोल किया जा रहा था, उसके वाणिज्य व्यापार को कंट्रोल किया जा रहा था, उससे टैक्स लिया जा रहा था, दस्तक के दुरुपयोग को रोक दिया था। आप कह सकते हैं अत्यधिक निगरानी के कारण, अत्यधिक नियंत्रण के कारण अब कंपनी को लग रहा है कि हमें नवाब से मुक्त होना होगा। और सिराजुद्दौला तो और हार्डलाइनर नवाब था। इस कारण से देखेंगे अब कंपनी चाह रहा है कि सिराजुद्दौला की जगह हमें एक ऐसे शासक को नवाब बनाएं जो कठपुतली शासक हो, जो मेरे बात पर चले, हम जैसे कहेंगे उस तरह से काम करे, ताकि अधिक से अधिक हमें व्यापारिक रियायत, ट्रेड कंसेशन मिले, अधिक से अधिक हमें सुविधाएं मिले बंगाल में व्यापार करने का। तो इस तरह आप देखेंगे कंपनी क्या करता है, जो सिराजुद्दौला का विरोधी है उसके साथ क्या करता है, कंपनी बातचीत करता है। क्योंकि कंपनी इस चीज को पहले से कर्नाटक के युद्ध में एक्सरसाइज कर चुका है, तो कंपनी को पता था कि कैसे सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ बातचीत करके सिराजुद्दौला के खिलाफ करेंगे और फिर बंगाल पर कंट्रोल स्थापित करेंगे और एक कठपुतली नवाब को बैठाएंगे।
तो कंपनी को पता लगा कि सिराजुद्दौला का जो मौसी है घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब जो शौकत जंग है, ये दोनों ही सिराजुद्दौला का प्रबल विरोधी है। तो कंपनी ने घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग से बातचीत करना शुरू किया। फिर कंपनी को पता लगा जो बंगाल सेना का सेनानायक मीर जाफर है, ये भी क्या है कम सिराजुद्दौला के विरोध में जा सकता है। तो उससे जाकर बात किया और मीर जाफर को कहा गया कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे सिराजुद्दौला के विरोध में बहुत सारे उसके समर्थक हो गया, या जो उसका विरोधी है उसको विरोध में करके और प्लासी के युद्ध का एक फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, उसका नींव, उसका बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे आगे प्लासी का वार होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, किस तरह से ब्रिटिश कंपनी सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर प्लासी के युद्ध का एक फाउंडेशन तैयार कर रहा है, एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे।